So barter system means exchange for good is called barter system. Means when we want something and in return when we give something in terms of goods is called barter system. So exchange take place with goods to goods is called barter system. When money was not present in the ancient time, when we used to do this barter system. In recently you can also see that some people also do this in barter system. अभी कुछ बच्चे हैं आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं कि आपके पास ये है तो मैं ये तेरे को दूंगा। छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ कई बार वो आपस में गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन वो तो उनका आपसी है। लेकिन फिलहाल बार्टर सिस्टम से हमारे पास क्या ड्रॉबैक्स थे कि वाई मनी ओरिजिनेट, मनी क्यों आ गया जब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। तो मनी ओरिजिनेट्स because of some problems exist in barter system. So what were the problem in barter system? The first problem you can clearly observe here, this is lack of double coincidence of wants. Lack of double coincidence of wants. It means double coincidence. So it means that in barter system good of A person should be requirement of B person and good of B person should be requirement of A person. This is called double coincidence of wants. It means कि अगर A के पास कुछ है वो B को देगा तो जो B के पास है उसकी रिक्वायरमेंट A को होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आप सपोज करो कि ए पर्सन के पास राइस है और इसके पास व्हीट है। सो दीज टू will take place their exchange only when they required the goods of each other. अब अगर ए बी के पास जाता है और बोलता है मुझको व्हीट दे दो, इसके पास व्हीट है, अब ये बी पर्सन इसको व्हीट नहीं दे रहा, बताइए क्यों? कौन बताएगा? किसी तरह से राइस नहीं चाहिए। वेरी गुड। इस बी पर्सन को, अब देखो ये फर्स्ट इंसिडेंस तो हो गया कि ए को तो चाहिए था वो बी के पास है, बट सेकंड कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, डबल कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, बिकॉज जो बी को चाहिए, अब सपोज बी को चाहिए पल्सेस, अब बी को दाल चाहिए, तो उसको दाल चाहिए, वो राइस क्यों लेगा? सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट गिविंग हिज गुड्स। तो इन बार्टर सिस्टम देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, सो इट वाज ए प्रॉब्लम। तो अब आपने देखा है कि ऐसी प्रॉब्लम को पुराने जमाने में एक मार्केट लगते थे, वीकली मार्केट, जो अब आजकल आपके इलाके में आप देखते हो जो छोटे छोटे मार्केट बदल गए हैं, बुध बाजार, शुक्र बाजार, सोम बाजार, संडे बाजार, ऐसे बाजार जो लगते हैं, ये बहुत पुराने समय इतिहास से चले आ रहे हैं। उसमें क्या होता था कि सभी लोग जिसके पास भी जो भी होता था वो अपनी गुड्स मार्केट में लेकर आते थे। जितने भी पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ, जितने भी पर्सन होते हैं गांव में, सभी व्यक्ति अपनी अपनी गुड्स को लेकर बैठ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसको चाहिए वो आपस में लेते हैं। तो वे वीक में एक बार जाके एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो ये बार्टर सिस्टम था। पहले क्या था, हमारी रिक्वायरमेंट कम होती थी, हम एक दूसरे को जानते भी थे, तो किसी के पास कम ज्यादा भी चला गया तो बहुत इजीली एक्सचेंज हो जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बड़ी होती चली गई, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ते चले गए, गुड्स के फॉर्म बढ़ते चले गए, तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई कि हम कैसे एक्सचेंज करें। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, sometimes by barter becomes difficult because
sometimes the seller may possess a commodity which is not acceptable to another person from whom he wishes to buy other commodity। जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया कि राइस ए के पास है, बी के पास वीट है, तो बी उसे अपना वीट नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको राइस नहीं चाहिए। तो वही हमने एग्जांपल यहां पर दे दिया, आप पढ़ सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज lack of common measure of value। common measure of value means same kind of goods to be exchanged। अब यहां एक्सचेंज हो गया, इजीली हो गया। कॉमन मेजर, अब सपोज करो दोनों को, इसको राइस चाहिए था, इसको वीट चाहिए था, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब गुड्स में प्रॉब्लम हो, एक जैसी गुड्स ना हो। तो वो कॉमन मेजर कैसे हो पाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि अब सपोज करो ए के पास राइस है और बी के पास वीट था, ए और बी, अभी तो एक्सचेंज हो गया। अब सपोज करो इसके पास वीट ना हो करके इसके पास सपोज करो ऑयल होता, मस्टर्ड ऑयल। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये कितना इसको राइस देगा और ये कितना इसको ऑयल देगा? तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इट वाज ए प्रॉब्लम। तो एंशियंट टाइम में तो इजीली क्या था, एक्सचेंज कर लिया करते थे। रीजन था लोगों को केवल अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो लोग सामान को परचेज करते थे। छोटे छोटे एक कम्युनिटी बनी हुई है और सबको पता होता है कि भाई इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए। तो लोग पहले पोसेशन नहीं करते थे, इकट्ठा नहीं ज्यादा करते थे, सिर्फ उनको मिल जाए खाने पीने के लिए, उस समय के लिए दैट वाज सफिशिएंट। तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम वो, अब जैसे मैंने कहा, कब प्रॉब्लम शुरू हुई? जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ते चले गए, सोसाइटी बड़ी होती चली गई, उस केस में प्रॉब्लम्स भी राइज होने शुरू हो गए। तो अब एक प्रॉब्लम बन गया लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सो barter system, there is no common unit in which value of goods can be specified। the value of goods or service means the amount of other goods and services it can be exchanged। जो मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल देके। since different goods and services are measured in different physical units। अब सपोज आप, जैसे आपको पता है कि राइस केजी में मैटर होता है, ऑयल लीटर के अंदर मेजर होता है, तो डिफरेंट मेजर्स में होते हैं। तो इट विल डिफिकल्ट टू डिसाइड देयर एक्सचेंज इन रेशियो, दैट इज इन विच proportion two goods have to be exchanged। for example, how many apples for a sack of grains cannot be determined। तो अगर आपके पास एक बोरी गेहूं है या अनाज है कोई, तो उसमें कितने एप्पल मिलेंगे ये डिसाइड नहीं हो सकता है। तो दिस इज a problem of common measure of value। now the third difficulty is difficulty in setting deferred payment। deferred payment accounts की टर्म है। it means कि आपने आज कोई चीज परचेज कर ली और आप उसका पेमेंट बाद में करना चाहते हैं, that is called deferred payment। so it was not possible in barter system because in barter system exchange take place at a time। so if A and B, A goes to market to get wheat because it has wheat, the person has wheat and this person has rice। now A goes to B and says give me wheat and I will give you rice after 2 months। तो will the B give rice wheat to A? no because no because कि ये अभी राइस नहीं देना चाहता, कहता है कि मैं आफ्टर 2 मंथ आपको दूंगा, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ पे करेगा और उसको वीट अभी चाहिए, ये नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज ये वीट मार्केट में लेकर ही क्यों गया है? वीट इसलिए मार्केट में लेकर गया बिकॉज ही वांट्स राइस, क्योंकि इसमें एक्सचेंज होता है, तुरंत होता है। ये उससे एक्सचेंज क्यों करेगा? ये तो ऐसे पर्सन के पास चला जाएगा जिसके पास राइस होगा, क्योंकि उसको राइस लेना था। तो दैट्स व्हाई ये डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी को मनी दिया है
मनी किसी को दे दिया उधार और आप बोलते हो भाई 2 महीने बाद दे दूंगा, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट गुड्स के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज होता है दैट विल टेक प्लेस एट ए टाइम। आप इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात इसमें कंडीशंस होती है। तो क्या लिखा है देखिए, contract requiring future payments, point to be noted, future payments are in common in any exchange economy for expel payments of wages, interest, loan extending over a period of time. In barter system, future payments had to be stated in terms of specific goods, which had to be in the following problems. There could be disagreement regarding the quality of the goods or service to be repaid. अब आपने किसी को कह दिया कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा तो मुझे इतना दे दे, वो तैयार हो गया, लेकिन बाद में आप उसके लिए वैसा काम नहीं करके दे रहे जैसा उसको रिक्वायर्ड था, तो डिफर्ड पेमेंट बहुत मुश्किल है। या फिर आप जो सपोज करो, चलो इसने बोल दिया ओके कि भाई मैं राइस दे देता हूं तेरे को और तू मुझे वीट दे दे। इसने कहा कि 2 महीने बाद, चलो ये एक्सेप्ट भी हो गया 2 महीने बाद देने के लिए कि चलो 2 महीने बाद दे दियो, कोई बात नहीं, तू मेरे से वीट ले जा। अब क्या है, 2 महीने बाद जब ये राइस दे रहा है, जिसकी फसल हो गई है, अब भी ये बी पर्सन उसको लेने से मना कर रहा है। बताइए क्यों मना कर रहा है? सर क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, कि अब जो उसे क्वालिटी प्रोवाइड वो कर रहा है दैट इज सो रफ, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है, एक और भी इसमें भी थोड़ा सा और भी रह गया, देख लेते हैं। There could be disagreement regarding the which specified commodity could be used for the repayment, and there could be risk that the commodity to be repaid increase or decrease in value over the duration of the contract, thus benefiting or causing loss to the concerned parties. So this is already given in your assignment, so you can read this at your home also. Now the next one is difficulty of storing purchasing power for future. Now most important concept. Next is that in barter system there is a problem that you cannot store goods for a longer period as power for future, because you know that goods is power, storing power, but you cannot store. Suppose आपने कोई चीज स्टोर करनी है, व्हीट है, राइस है, या आप स्टोर कर, तो हाउ फॉर हाउ मच टाइम, 1 साल 2 साल, उसके बाद वो चीज खराब हो सकती है। तो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग। लेकिन अगर आपके पास मनी है तो मनी को जितना चाहे स्टोर कर लो। अभी आपने देखा भी था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे लोगों के पास ऐसी ऐसी जगह से पैसे निकले कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। ऐसे ऐसे लोगों ने तहखाने टाइप बना रखे थे। वो फिल्म देखी थी ना रेड, उस रेड में जगह जगह से वो गोली चलाता है तो छतों में से पैसे निकलते हैं, वो हकीकत थी। इस समय किसी के बाथरूम से पैसे निकल रहे थे, कहीं से खोद, तो इस तरह का मनी लोगों ने स्टोर कर रखा हुआ था। लेकिन अगर सपोज करो गुड्स होती तो कहाँ रखते वो, पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए एंशिएंट टाइम के अंदर मनी अगर किसी के पास ज्यादा थी तो लोग किस सेंस में इकट्ठा करते थे, वो एनिमल्स के फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में। उस जिसके पास जितने ज्यादा एनिमल्स होते थे, जितने ज्यादा लैंड होती थी, दैट पर्सन कंसिडर्ड टू बी मोर रिच। सो इट इज अ प्रॉब्लम of barter system. So there are the 4 problem of barter system. Now revise again all these 4 problems. These are, the first problem is lack of double coincidence of wants. I explained with example. Second is lack of common measure of value and difficulty in setting deferred payment. And last one is difficulty of storing purchasing power for future. So this is these most important concept. Now question will come into your exam that what is barter system, what are its drawbacks. तो 4 मार्क्स में आपको ड्रॉबैक्स लिखने हैं, या आपको कोई एक ड्रॉबैक हम बोलेंगे, इसको एक्सप्लेन करिए। अब ड्रॉबैक तो बार्टर सिस्टम हो गया, इसके बाद मनी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉरी मनी किस टाइप से बना, क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स हैं, तो ये हमने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देता हूं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का, देखिएगा इसको। हाउ कैन मनी बी क्लासिफाइड? सो लुक, फर्स्ट वन इज फुल बॉडीड मनी। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी है फुल बॉडीड मनी।
मुझे समझ नहीं आता ये स्टूडेंट्स क्यों बीच बीच में मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं इवन दो दे आर इन क्लास। नहीं दिया टेस्ट मत दो। फुल बॉडीड मनी, I told you that's its face value equals to actual value. So any commodity whose face value is equals to actual value is called full bodied money. In ancient time, this kind of money was most preferred. It was terms of gold or silver coins. So this is full bodied money. In the last class, I explained with examples. I told you that suppose this is a coin of rupees 5. Let's say 5 rupee coin. And you melt this coin. So 5 rupee coin, that means the on this face is written 5. So it is face value. Face value is 5. Melt कर दिया. जो इसकी metal आई है इस मेटल को मार्केट में आपने सेल किया और सेल करने से शॉपकीपर ने आपको 5 रुपए वापस दे दिए सेल करने से। तो दिस इज इट्स एक्चुअल वैल्यू। सो व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। तो अब एग्जांपल लिखा कैसे वो भी मैं बताता हूं। तो रिप्रेजेंट full bodied money means money whose face value is equals to the value of the stuff of which it is composed. It means कि जिस चीज से वो बनी है उसकी वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू अगर वो दोनों बराबर हैं तो इट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। Such money is generally made of precious metals like gold and silver. Now these days this kind of money doesn't exist. अगर आपने देखा हो हमारे टाइम के अंदर पहले पुराने समय में एक कॉइन था when इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। तो उस समय इंडिया से आजादी से पहले हमारे पास चांदी का सिक्का था 1 रुपए का। वो हमारे घर में आज भी है। 1 रुपए का 1 रुपए का एक कॉइन है वो। एंड दैट कॉइन इज एग्जैक्टली वेट 10 ग्राम। 10 ग्राम का वो कॉइन है और पूरी चांदी का सिक्का है। तो उस समय में उस 10 ग्राम के की जो चांदी की वैल्यू रही होगी वो 1 रुपया रही होगी। तो वो मनी बनाया गया था फुल बॉडीड मनी। कुछ गोल्ड के भी कॉइन्स ऐसे आए थे। लेकिन अब क्या हुआ जैसे जैसे हमारी मनी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई तो हमें नया मनी बनाना पड़ा एंड दैट इज कॉल्ड representative full bodied money. In this, face value is greater than actual value. So when the face value is greater than actual value is called representative full bodied money. Let's say this is a currency note of rupees 2000. This is currency note and its face value is 2000. Now, does this note also has the same value which the stuff is being made? No. So why this is being called as money when it is not worth of 2000? So because on this note is owned and governed by RBI. And RBI governor has signed on it and has written a statement that I promise to abide rupees 2000 to the bearer of this note. आपने देखा होगा नोट पर ही लिखे साइन करने के बाद ऐसा लिखा होता है कि I promise to abide rupees 2000 और equivalent to the bearer of this note. कि जिस व्यक्ति के पास ये नोट है मैं उसे 2000 रुपए या उसके बराबर की वैल्यू देने का वचन देता हूं। तो दैट मीन्स इट इज बैक्ड बाय द आरबीआई।
अब अगर ऐसा क्यों करना पड़ा, तो इसलिए करना पड़ा कि अगर आप 2-2 हजार के सिक्के ऐसे बनाएंगे, गोल्ड के हों या किसी और चीज के, तो उनको कैरी करने में प्रॉब्लम आएगी। मनी की तो आपको करेक्टरिस्टिक्स ये बताई थी कि इजीली हैंडल्ड हो सके, आसानी से कैरी हो सके। अगर आपने सोने चांदी के सिक्के जेब में रख रख के घूमोगे तो उनकी आवाज आएगी, लोग आसानी से पहचान लेंगे कि आपके पास पैसा है। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने क्या किया कि अपने पास गोल्ड रखना शुरू कर दिया और उसके इक्वल ऐसी करेंसी बनानी शुरू कर दी जो खराब भी हो जाए तो उससे देश को लॉस नहीं होगा। अभी आपने देखा कि जब हमने 1000 और 500 रुपीज के नोट को लीगल टेंडर से हटा दिया तो देश को उससे क्या नुकसान हुआ? सिर्फ उतना नुकसान हुआ जितना कि उसकी प्रिंटिंग में कॉस्ट आई है। एक नोट को छापने में हार्डली 5 से 6 रुपए लगे होंगे दोबारा से, तो लेकिन उसका इतना लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर वो एक्चुअल में किसी गोल्ड वगैरह का होता तो आप उसकी वैल्यू यूज करते 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 कम हो जाती है। तो दैट्स व्हाई रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी बनाया जाता है टू सेव द एक्चुअल वैल्यू इन द कंट्री, कि हमारे देश में कितना संपत्ति धन है उसको बनाए रखने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी होता है। दूसरा, इजीली कैरी करने के लिए। अब तीसरा है क्रेडिट मनी। इसमें तो क्या होता है, जितना आरबीआई नोट छापती है उसके इक्वल कोई ना कोई वो अपने पास गोल्ड या कुछ चीज रख लेती है सिक्योरिटी फॉर्म में। बट क्रेडिट मनी में भी फेस वैल्यू ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू होता है, बट इट डजंट टेक एनी सिक्योरिटी। अपने पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखता है बैंक, आरबीआई, और नोट छापता है ऑन द प्रॉमिस ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब वादा कर दे कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि देश को पैसा चाहिए होता है, तो आरबीआई, मैं ये बाद में हमारे टॉपिक में आएगा डिटेल में, आरबीआई ये वादा करता है, आरबीआई को वादा करता है गवर्नमेंट कि ऑन ए सर्टेन टाइम वी विल रिपे यू दिस अमाउंट। तो आरबीआई उस केस में न्यू करेंसी इशू करके वो दे देता है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? टोकन मनी हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, सर्कुलेटरी प्रोमिसरी नोट जो आरबीआई बनाता है, और ये टोकन मनी जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कॉइन्स छापती है वो हो गया, और है डिपॉजिट्स एट बैंक्स। दीज ऑल आर क्रेडिट मनी। So this is the classification which is given in your NCERT. Most important concept है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे।